देखो, जब तक बिजनेस छोटा है तब तक आप डेली सारी जर्नल एंट्रीज चेक कर सकते हो, डेली कैश बैलेंस मिला सकते हो दिन के अंत में। पर सपोज जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तब आप सपोज आपको 500 ट्रांजेक्शन होते हैं पर डे, आपका बिजनेस बड़ा है, 500 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो मीन्स 500 जर्नल एंट्री मिलेगी। तो जिस बंदे की जवाबदारी रहेगी कि जर्नल एंट्री चेक करके लास्ट में आपको बैलेंस मिलाना है, उसके पास 500 जर्नल एंट्री आएंगी। 500 जर्नल एंट्री में हर जर्नल एंट्री 2 जगह पोस्ट होती है, मतलब उसे 1000 पोस्टिंग देखनी होगी। 500 जर्नल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट, तो मीन्स उसे 1000 एंट्री देखनी पड़ेगी दिन के अंत में। इसी ड्यूरेशन को कम करने के लिए डे बुक का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया हमारे अकाउंटेंट्स ने। इससे क्या होता है कि उसमें डे बुक में जैसे पर डे सिर्फ एक कॉलम बनाया जाता है, या तो जैसे परचेज डे बुक रहेगी तो उसमें खाली परचेज लिखा रहेगा, अदर पार्ट मीन्स अदर अकाउंट की ट्रांजैक्शन नहीं लिखी रहेगी। तो जिसकी वजह से जैसे अगर आपको खाली जर्नल एंट्री मिल जाती है 500 ट्रांजैक्शंस की, तो इसी तरीके से आप पेज पलटते रह जाएंगे, कई सारे पेज आपको पलटने पड़ेंगे और उसको आपको टैली करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए डे बुक में खाली एक साइड का अकाउंट लिखा रहता है कि किसने कितना खरीदा, खाली ये लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो आपका 500 का 500 जर्नल एंट्री चेक करनी थी, मीन्स 1000 पोस्टिंग चेक करनी थी, अब आपको सिर्फ 500 पोस्टिंग चेक करनी है, क्योंकि दूसरा अकाउंट तो डे बुक में लिखा ही नहीं होता। आइए जानते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि डे बुक किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डे बुक्स क्या हैं, मतलब बहुत तरीके के डे बुक्स होते हैं, कौन कौन से डे बुक्स का क्या क्या काम है ये देखेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, जैसे कि सेल्स टैक्स किसे कहते हैं, फ्राइट एंड पैकिंग चार्जेस क्या होता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये सब क्या होती हैं। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि when the business grows, transaction of business rises, it is very difficult for a person to look after the every journal entries regularly, so the new concept of day book have been invented। अब देखते हैं कि डे बुक को कितने तरीकों के क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, कितने टाइप्स के डे बुक होते हैं। सबसे पहला आता है कैश बुक, दूसरा आता है परचेज डे बुक, तीसरा आता है सेल्स डे बुक, चौथा होता है परचेज रिटर्न बुक, फिर आता है सेल्स रिटर्न बुक, उसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल बुक, उसके बाद आता है बिल्स पेबल बुक, उसके बाद आता है जर्नल प्रॉपर। तो इतने तरीके के जर्नल होते हैं। और आइए शुरुआत करते हैं कैश बुक से। कैश बुक, द बुक इन विच ऑल द कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस इज कॉल्ड एज कैश बुक। तो भाई जिस बुक में हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसे ही कैश बुक कहा जाता है। नॉर्मल अकाउंटिंग बुक में हम कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कैश बुक में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश आया रहे या कैश गया रहे। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड हियर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होते हैं। कैश हेल्प्स द ओनर मैनेजमेंट टू टैली द कैश एट द एंड ऑफ द डे। तो कैश बुक जो होता है वो ओनर को हेल्प करता है दिन के अंत में अपना कैश मिलाने के लिए। इसके बाद आता है परचेज डे बुक। परचेज डे बुक, ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर प्राइमरली रिकॉर्डेड इन दिस बुक। आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, डिपार्टमेंट टैलीज द गुड्स विद द ऑर्डर प्लेस्ड एंड फर्दर ट्रांसफर टू द स्टोर। तो जो भी क्रेडिट परचेज होती है, जो भी आपका बिजनेस है, आप जो भी क्रेडिट परचेज करते हो किसी भी सेलर से, उसे सबसे पहले हम परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जब जैसे कि कोई भी आदमी, जो कोई भी सेलर अपना जब सामान हमें भेजता है, जब वो हमें सामान भेजता है तो हम लोग, हमारा भी डिपार्टमेंट का एक बंदा, उसके पास उस ऑर्डर की रिसिप्ट होती है जो हमने प्लेस किया रहता है। तो उस पर्चे से सेलर की भेजी हुई सारी सामान को वो मिलाता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो ओके कर देता है। अब आप देखते हैं कि परचेज डे बुक का फॉर्मेट कैसा होता है एक एग्जांपल के साथ। तो जैसा कि मान लो आपने एक एंट्री है, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि परचेज्ड फ्रॉम बीपीएल
20 color TV at the rate 15,000 each. Let's trade discount at the rate 10%. Freight charges 20,000. तो फ्राइट चार्जेस में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक ज़ीरो की मुझसे मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर 20,000 फ्राइट चार्जेस नहीं होने चाहिए, यहाँ पर 2000 होगा। तो आप फॉर्मेट में देख सकते हो कि पहला फॉर्मेट में पहले डेट, पर्टिकुलर, इनवर्ड, इनवॉइस नंबर, एलएफ होता है लेजर फोलियो, उसके बाद डिटेल और फिर टोटल अमाउंट का कॉलम। पार्टिकुलर में हमें लिखना है कि किससे आपने लिया, कितना लिया, फिर क्या डिस्काउंट दिया उसे आप घटा दोगे, और जो भी फ्राइट चार्जेस रहा, जैसे मैंने ऊपर में 20,000 लिखा हुआ है वो मेरी गलती है, एक ज़ीरो ज़्यादा प्रेस हो गया, एक्चुअल में वो 2000 है। तो उस तरीके से उस क्वेश्चन को आप अगर एग्ज़ाम में लिखोगे इस तरीके के फॉर्मेट में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल्स डे बुक क्या होता है। सेल्स डे बुक होता है कि ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स अलॉन्ग विथ एनी डिस्काउंट और अलाउंस आर प्राइमरली रिकॉर्डेड इन दिस बुक। फॉर्मेट ऑफ सेल्स विथ एक एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हो कि जो भी क्रेडिट सेल हम लोग करते हैं कोई भी डिस्काउंट के साथ या फिर किसी अलाउंस के साथ, तो उसे हम सबसे पहले इस बुक में रिकॉर्ड करते हैं सेल्स डे बुक में। जैसा कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सोल्ड टू प्रीमियर ट्रेडर्स 100 बैग्स ऑफ शुगर एट द रेट 650 रुपीज़ पर बैग, डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो सेल्स डे बुक में भी इसी तरीके का कॉलम होता है, वैसा ही फॉर्मेट होता है जैसा कि परचेज डे बुक में होता है, बस उसमें रहता है इनवर्ड इनवॉइस नंबर और यहाँ पर रहता है आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। जैसे कि डेट, पर्टिकुलर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, इस आउटवर्ड के बदले इनवर्ड रहता है परचेज डे बुक में। बाकी सब कुछ ठीक रहता है, सेम रहता है वैसे ही जैसे कि उसमें था। आप देख सकते हो कि प्रीमियर ट्रेडर से हमने सामान लिया है 100 बैग ऑफ शुगर एट द रेट 650 पर बैग, ये हमने उसका रेट लिख दिया है। फिर क्या डिस्काउंट दिया है पर्टिकुलर कॉलम में वो भी लिख दिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया, डिटेल्ड कॉलम में टोटल किया, फिर डिस्काउंट को सब्सट्रैक्ट किया और टोटल अमाउंट को टोटल वाले कॉलम में लिख दिया। तो इसी तरीके से होता है सेल्स डे बुक। इसके बाद आता है परचेज रिटर्न बुक। व्हेन गुड्स आर नॉट exactly as recorded, then it is returned to the supplier from whom it had been purchased, then it is recorded in this book. Purchase return book वो होता है कि जब किसी भी मिस्टेक के चलते सप्लायर को सामान वापस किया जाता है, परचेज जो आपने पहले किया है उसे आप रिटर्न करते हो, तो आपको इस बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। फॉर्मेट देख सकते हो आपकी डेट, पर्टिकुलर, क्रेडिट नोट नंबर, सिर्फ ये थर्ड कॉलम जो है हर बुक में यही चेंज होता है, बाकी लगभग सब अप्रॉक्स सेम रहते हैं। तो एग्जांपल ये है कि रिटर्न टू बीपीएल इंडिया लिमिटेड 3 पीसेस ऑफ वीसीआर एट द रेट 10,000 ईच। तो पर्टिकुलर के कॉलम में हम पहले उसका नाम लिखेंगे पार्टी का, बीपीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नीचे में लिखेंगे क्या आपने कितना सामान उसे वापस किया। तो 3 pieces of VCR at the rate 10,000 each, so the total amount is 30,000 rupees। तो ये हो गया परचेज रिटर्न बुक। इसके बाद आता है सेल्स रिटर्न बुक। तो आप देख सकते हो कि when goods are not exactly as recorded by customer, then customer returns the good to us, then it is recorded in this book। सपोज किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया कि 5 पीस मुझे साड़ी चाहिए, लेकिन आपने उसे 6 पीस साड़ी भेज दी, तब वो आपको 1 पीस साड़ी रिटर्न कर देगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप देख सकते हो कि एक एग्जांपल हम लोगों ने लिखा है कि रिटर्न बाय मिस्टर कुंदू 2 tables एट द रेट 1350 ईच, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5% एंड फ्राइट चार्जेस ₹200। तो हमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें पार्टिकुलर के कॉलम में पार्टी का नाम लिखना है, फिर उस सामान का रेट लिखना है और उसकी क्वांटिटी लिखनी है। फिर उसके बाद जो भी ट्रेड डिस्काउंट रहेगा उसे हम घटा देंगे और जो भी फ्रैट चार्जेस रहेंगे उसे हम लास्ट में जोड़ देंगे। इसके बाद आता है, ये तो हो गया अपना सेल्स रिटर्न बुक। अब आते हैं अपने जर्नल प्रॉपर पे। जर्नल प्रॉपर क्या होता है? इफ़ एनी एंट्री डज नॉट फाइंड इट्स प्लेस इन एनी ऑफ द मेंशन्ड बुक, देन इट इज़ रिटन हियर टू मेक ओरिजिनल रिकॉर्ड्स।
तो भाई जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, अगर कोई एंट्री ऐसी है जो इन सारे में कहीं जगह नहीं पा रही है, मीन्स उसको इन सारी बुक्स में, डे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा पा रहा है, तो उसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। किस तरीके की एंट्रीज यहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं, जैसे कि ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफ़र एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट, क्रेडिट ऑफ एब्सोल्यूट एसेट, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी, रिटर्न ऑफ कंटेनर बाय कस्टमर। इस तरीके की जो भी सारी हमारी एंट्रीज होती हैं वो कहीं पे भी जगह नहीं पाती हैं और लास्ट में उसे हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर एक जर्नल एंट्री टाइप का ही कॉलम होता है, जिसे आप देख सकते हो कि फॉर्मेट ऑफ जर्नल प्रॉपर, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, सेम टू सेम जर्नल एंट्रीज वाला फॉर्मेट है। जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जो फॉर्मेट बनाते हैं सेम फॉर्मेट जर्नल प्रॉपर का भी रहेगा। इसके बाद आता है कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि सेल्स टैक्स। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि सेल्स टैक्स इज अ गवर्नमेंट टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर्स एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स एंड चार्ज्ड ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स टैक्स इज एडेड along with the cost of goods and totally paid by the consumers। तो सेल्स टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाने वाला वो टैक्स है जो किसी भी सेल पे अराइज होता है। मतलब आप कुछ भी सामान बेचते हो तो ऐसी सिचुएशन पे जो टैक्स आप गवर्नमेंट को देते हो वो टैक्स कहलाएगा सेल्स टैक्स। जनरली लास्ट में अल्टीमेटली एक कस्टमर को ही वो टैक्स पे करना पड़ता है। सेल्स टैक्स के अंदर गुड्स का कॉस्ट और सेल्स टैक्स ये इंक्लूडेड रहता है। जैसे कि आप एमआरपी में देख पाते हो कि एमआरपी ₹100 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मीन्स सभी तरीके के टैक्स जिनमें एक टैक्स होता है सेल्स टैक्स, वो भी उसमें ऐड होता है। अभी के समय में जीएसटी सभी लोगों को पता होगी और जीएसटी ही चार्ज हो रही है। पहले सर्विस टैक्स का नियम था, अब जीएसटी आ गई है 2017 से। अब देखते हैं कि फ्राइट एंड पैकिंग चार्जेस क्या है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स, गुड्स नीड्स टू बी डिलीवर्ड विद अ प्रॉपर पैकिंग एंड डिलीवरी चार्जेस व्हिच आर जनरली इंक्लूडेड इन द एमआरपी ऑफ द कस्टमर। तो भाई जैसे किसी आदमी ने आपसे सामान ऑर्डर किया तो आपको उसे सामान डिलीवर करना पड़ता है। उस डिलीवर करने के लिए आपको प्रॉपर पैकिंग करनी पड़ेगी और जो पैकिंग में आपको चार्जेस लगेंगे उसी को कहते हैं पैकिंग चार्जेस, और जो डिलीवरी चार्ज होता है उसे आप फ्राइट चार्जेस कहते हो, जो कि आपके एमआरपी में इंक्लूड रहता है। इसके बाद आता है डेबिट नोट। Debit note, when goods are returned to the seller by the consumer for any reason such as defects, excess receipt, container return, which were sold on credit, then consumer or customer issues a debit note to the supplier to debit his account। तो जब भाई डेबिट नोट वो नोट होता है, कोई पैसे का नोट नहीं होता है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि आप किसी भी रीज़न से, जैसे कि कुछ आपने कोई सामान ख़रीदा है और आप उसे रिटर्न कर रहे हो, कि सपोज़ उसमें कुछ ख़राबी आ गई या फिर आपने ज़्यादा सामान ख़रीद लिया है और आप रिटर्न कर रहे हो अपने सेलर को, तो आपको यानी कस्टमर को एक डेबिट नोट बना के देना होगा सेलर को कि भाई ये सामान मेरे पास ज़्यादा है, इसे आप ले लो प्लीज़ वापस। और उस जो कागज़ आप भेजोगे उसे ही डेबिट नोट कहते हैं। डेबिट नोट का फॉर्मेट आप देख सकते हो कि दाहिनी तरफ ऊपर में आपको लिखना रहेगा कंपनी का नाम, एड्रेस, फिर डेट, और ये एक तरीके का लेटर ही होता, जैसे लेटर टाइप का होता है ये। लेफ्ट साइड में फिर आपको कंपनी नेम एंड एड्रेस लिखना पड़ेगा और फिर आप इस तरीके से लिखोगे कि वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट एज फॉलोज। सारी क्वांटिटीज़ की आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी और इस टाइप के फॉर्मेट में, ये सबसे इजी फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आप दे सकते हो। तो ये हो गया डेबिट नोट का फॉर्मेट। ये जब सेलर के पास पहुंचता है
तो वो आपके अकाउंट इस 35,000 अमाउंट के मीन्स डेबिट नोट का जो अमाउंट रहता है उस अमाउंट से डेबिट कर देता है। अब आता है अपना क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, व्हेन गुड्स आर रिटर्न देन सेलर इशूज अ क्रेडिट नोट टू द कस्टमर्स अगेंस्ट हिज परचेज स्टेटिंग दैट हिज अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो जब कस्टमर एक रिसिप्ट भेजता है सेलर के पास तो उसे कहते हैं डेबिट नोट, और वो डेबिट नोट जब रिसीव करने के बाद एक दूसरी रिसिप्ट सेलर भेजता है कस्टमर को कि भाई मैंने आपका खाता क्रेडिट कर दिया है, तो उसे आप कहोगे क्रेडिट नोट। ये जनरली लाल कलर का होता है और सेम उसी फॉर्मेट में होता है जिस फॉर्मेट में डेबिट नोट होता है। इसके बाद आता है ओपनिंग एंट्रीज। We need to start books of accounts in the beginning of a new accounting year with previous year assets and liability and capital. The entry which shows the above transaction is called opening entries. तो भाई ये एकदम सही है कि हमें हर साल खाता क्लोज करना पड़ता है और अगले साल उसी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के साथ नया खाता स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो एंट्री जो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, उसे ही आप कहते हो ओपनिंग एंट्रीज। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 31 मार्च 2019 को बिल्डिंग आपकी 50,000 है, फर्नीचर आपके 20,000 हैं, डेटर आपके 10,000 हैं, क्रेडिटर आपके 8,000 हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 4,000 है, कैपिटल 73,000 है, कैश 5,000 है। तब इसको आप कैसे ओपनिंग एंट्री करोगे? ओपनिंग एंट्री आप इस तरीके से करोगे कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट टू बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आप देख सकते हो ओपनिंग एंट्री करना इतना ही आसान है जितना नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करना। इसके बाद आता है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री तो वो एंट्री जिससे अपने खाता क्लोज करते हैं उसी को अपने कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। जनरली ये डिनोट होता है बाई बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी से। तो आप देख सकते हो कि टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट एन एंट्री इज पास्ड टू ट्रांसफर द बैलेंस फॉर ऑल द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज कॉल्ड एज क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री का भी एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि परचेज अकाउंट इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ ₹75,000। फॉर फाइनल अकाउंट्स वी हैव टू क्लोज द परचेज अकाउंट। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे? पहला स्टेप हम लोग इसे पोस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्लोजिंग एंट्री को 3 जगहों पे हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। पहले हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया कि जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 75,000 पहले आपने ये जर्नल किया। ओके, इसके बाद स्टेप 2 क्या आता है? स्टेप 2 आता है कि आप परचेज अकाउंट बनाते हो, परचेज अकाउंट में जाके ये एंट्री लिखते हो टू क्रेडिटर्स 75,000 रुपीज़, बाई ट्रेडिंग अकाउंट 75,000 रुपीज़। इसके बाद आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में आप जाके लिखते हो कि टू परचेज अकाउंट 75,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप एंट्री क्लोज कर सकते हो। क्लोजिंग एंट्रीज इसे ही कहते हैं। अब आती है अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज और रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। तो भाई अगर आपने कोई सामान रिटर्न किया है या कोई सामान वापस से फिर से रीसेल किया है तो आपके एक्चुअल सेल में या एक्चुअल परचेज में कुछ डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस को जो एडजस्ट करने के लिए एंट्री हम लोग पास करते हैं उसे ही कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। और जैसे अगर आपसे कोई भूल हो जाए, जैसे कुछ आप लिखना भूल जाए या किसी और का खाता किसी और के खाते में डाल दें, तो आप ये गलती कर देते हो, तो उस गलती को सुधारने के लिए आपको एक नई एंट्री पास करनी पड़ेगी। उसे आप कहोगे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। आप एग्जांपल देख सकते हो कि रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड टाइप्स के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो एडजस्टमेंट एंट्रीज के ज़रिए होते हैं, और एरर ऑफ एमिशन, एरर ऑफ कमीशन, इस टाइप के जो भी रेक्टिफिकेशन होते हैं वो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के ज़रिए होते हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना भी भूलना नहीं है आपको।
और एक सबसे ज़रूरी बात कि आपको पढ़ते रहने से रुकना नहीं है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप बढ़ोगे नहीं, क्योंकि बिना पढ़े हुए कई लोग सोचते हैं मैं बढ़ जाऊंगा, लेकिन आगे सिचुएशंस ऐसी आती हैं बीच में जहां पर आपको ये याद आता है कि काश मैंने पढ़ लिया होता। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।